तो आज हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका में जो चल रहा है। आज के टाइम पे श्रीलंका में एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है श्रीलंका के पास, जो भंडार था पेट्रोल और डीजल का। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण हुआ कि श्रीलंका में ये हालात बन चुके हैं कि वहाँ की जनता इतने बुरे स्थिति से गुजर रही है। तो दोस्तों, उसके हम कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कारण हुआ कि श्रीलंका आज इस हाल में पहुँच गई। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि जो श्रीलंका की जो इनकम यानी कि जो उसकी आमदनी थी, उसका स्रोत क्या था। श्रीलंका की आमदनी का मुख्य स्रोत तो पर्यटन है। अगर हम आपको बताएं, श्रीलंका ने 2019 में मतलब एक साल के सिर्फ पर्यटन से ही 44,000 करोड़ 44,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ पर्यटन से ही कमाए थे। ठीक है, लेकिन कोविड के आ जाने के बाद श्रीलंका को लगभग एक साल का 2,000 रुपये करोड़ का ही इनकम हुआ। ठीक है, मतलब उसकी आमदनी पर्यटन से सिर्फ एक साल की 2,000 करोड़ रुपए, मतलब कहाँ पे 44,000 करोड़ रुपए और कहाँ पे 2,000 करोड़ रुपए। तो यहीं से देख लीजिए कि उसकी इनकम में कितना ज़्यादा गैप आ गया। तो एक फैक्टर तो ये था। दूसरी चीज़ क्या थी कि श्रीलंका ने बिना कोई अपना प्लान तैयार किए अपने देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दी। दूसरा कारण डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब कि वो एक ऐसी खेती करेंगे जिसमें ना तो हम यूरिया का प्रयोग करेंगे, ना कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब भी हम किसी भी ज़मीन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ एक सालों तक तो ज़मीन में जो फसल है वो कम निकलती है। ठीक है, मान लीजिए अगर 1 एकड़ ज़मीन में पहले 24 क्विंटल गेहूँ निकलती थी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने से शुरू में ऐसा होगा कि आपके पास 7 या 8 क्विंटल ही गेहूँ निकले 1 एकड़ से। ठीक है, तो यहीं से देख लीजिए अब कितना गैप आ गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे अनाज की कमी हो गई। ठीक है, तो दूसरा कारण ये हुआ। अब तीसरी चीज़ क्या थी, जब 2019 में श्रीलंका में इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के, तब वहाँ की पार्टी ने लोगों से वादा किया कि वो जो लोगों पे टैक्स लगता है, वैट लगता है, सामान का वैट, जो वैट होता है वैट, ठीक है, जो टैक्स होता है एक टाइप का, उसको चीज़ों पे लगता है, उसको 15% से कम करके सीधा 8% कम कर देंगे। ठीक है, तो लोग तो खुश होंगे ही, लोग तो चाहेंगे कि टैक्स तो ना ही लगे। लोग तो ये बोलेंगे कि टैक्स तो ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल, क्योंकि अगर टैक्स नहीं लगेगा तो लोगों को कम पैसा देना पड़ेगा चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये सबसे मेजर कारण था। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले टैक्स था 15% वहाँ पे वैट, अब उसको कम करके कर दिया 8%। इलेक्शन में उन्होंने वादा किया तो फिर उस वादे को पूरा किया। ठीक है, तो यहीं से देख लीजिए 7% का फ़र्क पड़ गया अब इनकम में टैक्स की। ठीक है, तो मान लीजिए पहले अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर 15% टैक्स लगता था, तो 115 रुपये की बन जाती थी वो। ठीक है, अब उस पर 8% टैक्स कर दिया 100 रुपये की वस्तु पे, तो वो बिकती है 108 रुपये की। तो हर 100 रुपये के पीछे 7 रुपये का नुकसान तो यहीं से श्रीलंका को होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब इसके अलावा तो मैं आपको इस चीज़ के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, जो ये बोलते हैं कि हम आपके लिए ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, तो वो आपका ही नुकसान करेगी। तो एक ना एक दिन वो आपको किसी ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देंगी जहाँ पे मतलब आधारभूत चीज़, बेसिक चीज़ों के लिए ही लोगों में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे। तो ये फ्री वाली पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसी पार्टियों से दूर रहना चाहिए जो फ्री की चीज़ों को आपके साथ बांटने का वादा करते हैं। ठीक है, बल्कि राजनीतिक पार्टी को तो ऐसा होना चाहिए कि वो ये बोलें कि राजनीतिक पार्टी को तो आपको इस कैपेबल बनाना चाहिए ताकि आप खुद उन चीज़ों को खरीद सको। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि अगला कारण क्या था श्रीलंका की हालत होने का। चौथा कारण था कि वो बाहरले देशों के कर्जे से अपना देश को चला रहा था स्टार्टिंग में। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आप कुछ ऐसे लोगों को भी जानते होंगे कि जो दूसरों से उधार ले लेते हैं पैसा, काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार ले लेते हैं। ठीक है, और उस उधार के पैसे पे
वो एक बड़ी शानदार ज़िंदगी जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा उससे, कुछ टाइम तक तो उनका वो चले गया कि हाँ कि आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, बट एक टाइम पे आके जिनसे उन्होंने पैसा लिया उनको पैसा भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिनसे उधार उनको पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। तो श्रीलंका ने भी यही किया। पहले तो वहाँ की जो सरकार थी, महिंदा राजपक्षे सरकार, उन्होंने वो जितना भी दूसरे देशों से उधार लिया, कर्ज लिया, ठीक है, उसको देश पे लगाने की बजाय, देश की डेवलपमेंट पे लगाने की बजाय अपने लिए खर्च किया। अब क्योंकि टाइम भी आ गया था कि अब उसको वापस करना है, ठीक है। तो जो इनकम जनरेट होती थी, पहले तो कोविड की वजह से ही इनकम कम हो गई, कुछ तो कोविड की वजह से पहले ही इनकम कम हो गई थी, और दूसरी चीज़ अब उनको अपना कर्जा लौटाना भी था, ठीक है। मान लीजिए पहले श्रीलंका को 1000 रुपये की इनकम होती थी कोविड से पहले पर्यटन के कारण। अब पर्यटन के कोविड के बाद वो रहेगी 200 रुपये या 100 रुपये। ऊपर से उनको अब वो टाइम भी स्टार्ट हो गया जब उन्होंने, क्योंकि जब आप किसी लोन लेते हैं तो एक टाइम के बाद उसकी किस्तें स्टार्ट हो जाती हैं। तो श्रीलंका की एक तो इनकम कम हो गई, ठीक है, कोविड की वजह से। दूसरी चीज़, उसको अब किस्तें भरने का भी टाइम आ गया, कि दोहरी मार झेलनी पड़ी श्रीलंका को। और वहाँ की करप्ट पार्टी की वजह से जो पैसा देश की डेवलपमेंट में लगता, अगर वो लगता तो उससे भी इनकम जनरेट होती, तो उससे वो भर सकते थे किस्त, लेकिन उन्होंने वो इनकम अपने ऐशोआराम पे खर्च कर दी, ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर कोई बंदा उधार लेता है, लोन लेता है दूसरे बंदों से, और अगर वो उस पैसे को यूज़ करते कोई चीज़ बनाता है जो उसको पैसा बना के दे, मतलब उसने सपोज करो कि बस खरीदी उस पैसे से, तो उसके पास एक इनकम का स्रोत हो गया, वो उस पैसे से लोगों का किस्तें को वापस कर सकता है, किस्तों में पैसा। बट अगर वो अपने उस पैसे से अपने ऐशोआराम में खर्च कर दे, तो फिर लोगों को पैसा कहाँ से देगा वो, ठीक है, क्योंकि जो पैसा लेते हो तो किस्तें कहाँ से वापस करेगा। तो यही हाल हुआ, और बहुत ज़्यादा लोन, हाई इंटरेस्ट पे चाइना ने उसको लोन दिया था, और हो सकता है कि चाइना काफ़ी बड़ा पार्ट उसका अपनी ज़मीन, उसकी ज़मीन का अपने अंडर ले लिया। तो इस वजह से श्रीलंका की हालत हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए, उनको समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।